Good morning students, welcome to Conceptify Education। इस लॉकडाउन में कृषि रसायन से संबंधित ज़्यादा कंटेंट बच्चों को ऑनलाइन मिल नहीं रहा था, तो आप स्टूडेंट्स की मांग पर मैंने ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, जिसमें हम प्रकृति और परमात्मा को धन्यवाद दें कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी हम अपने परिवार के साथ सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपने मन से जुड़कर विश्व की सभी आत्माओं को हमें शुभकामना और शुभ भावना प्रेषित करनी है। 1 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र करें। ओम शांति। ओम शांति। तो स्टूडेंट्स, बात शुरू करते हैं कृषि रसायन से। सबसे पहली बात तो ये है कि रसायन तो सभी समझते हैं, कृषि रसायन क्या है। तो ये कृषि रसायन रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान के साथ साथ जैव रसायन का अध्ययन भी करते हैं। सिंपल है, कृषि से संबंधित रसायन विज्ञान की जो भी क्रियाएं हैं या जो भी तत्व हैं या जो भी यौगिक हैं या जो भी नीड्स हैं, मृदा है, उन सब के साथ साथ हम जैव रसायन का अध्ययन भी करते हैं। तो इसकी सिंपल परिभाषा बनती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान के साथ जैव रसायन का सम्मिलित अध्ययन किया जाता है, उसे कृषि रसायन कहते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है मृदा, खनिज, चट्टानों का अक्षय और इसी से होता है मृदा का निर्माण। तो आज हम इस पहले चैप्टर में मेनली सॉइल साइंस, ये बिल्कुल भूगोल का भी एक टॉपिक है, तो सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल यानी मृदा, ये मृदा आती है खनिजों के और चट्टानों के अक्षय से। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, मृदा, खनिज, चट्टानों का अक्षय और मृदा का निर्माण। तो पहली बात यह है कि मृदा क्या है, सॉइल क्या है। स्टूडेंट, सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। आप सब जानते हैं फर्श जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, हमारे घरों में जैसे फर्श है, सबसे ऊपर का स्तर है, उसको कहते हैं। तो ये सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, सॉइल शब्द की। ठीक है, आगे हम इसकी सॉइल की विशेषताएं क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न समय पर सॉइल की अपने अपने तरीके से परिभाषा दी है और अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या की है। तो पहले जोफे और मॉर्बिट के अनुसार हम बात करते हैं कि जोफे और मॉर्बिट ने सॉइल के बारे में क्या कहा। जोफे और मॉर्बिट के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों से बना है। प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक पदार्थों से बना है और प्राकृतिक पदार्थों से कैसे बना है, इन पर प्राकृतिक बल के प्रभाव से। तो ये जोफे और मॉर्बिट की परिभाषा है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों के ऊपर प्राकृतिक बल के प्रभाव से बनी है। अब ये प्राकृतिक पिंड क्या है, दिखने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या है। तो प्राकृतिक का मतलब आप सब समझते हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जिसको हम नहीं बना सकते कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक पिंड जिसके अंदर
पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। तो त्रिविमीय संरचना है एक प्रकार की, 3 डायमेंशनल, यानी कि 1 विमा, 2 विमा, 3 विमा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई कह सकते हैं आप उसको। तीनों विमाएं होती हैं, प्राकृतिक पदार्थों से बना है, प्रकृति द्वारा निर्मित है, इसलिए पहली बात तो ये प्राकृतिक पिंड है। दूसरी बात, इसको प्राकृतिक क्यों कहते हैं कि जो प्राकृतिक प्रक्रम होते हैं उनके अंदर विनाश, संश्लेषण और परिवर्तन जैसी परिघटनाएं शामिल होती हैं। तो ये हमारी सॉइल या मृदा भी इन्हीं परिघटनाओं से गुजरती हुई, विनाश भी होता है, संश्लेषण भी होता है और परिवर्तन भी होता है। तो किसी प्राकृतिक प्रक्रम के लिए ये शर्तें पूरी करने वाली चीज को हम प्राकृतिक कहेंगे। तो चूंकि ये पिंड इसलिए है क्योंकि ये त्रिविमीय है, और प्राकृतिक इसलिए है क्योंकि ये प्राकृतिक होने जैसी परिघटनाओं को फॉलो करता है। तो मृदा की ये परिभाषा है। अब प्राकृतिक पदार्थों से बनी है, दूसरी बात पर आते हैं, यानी कि इसका निर्माण चट्टानों से और खनिजों से होता है, इसलिए वो प्राकृतिक पदार्थ है। तीसरी बात है प्राकृतिक बलों के प्रभाव से। अब ये प्राकृतिक बल क्या है? स्टूडेंट्स, एक पेड़ है, उसकी एक शाखा को मैंने कुल्हाड़ी से काट दिया, दिस इज नॉट द नेचुरल फोर्स, ये तो मैंने बल लगाया। देन व्हाट इज द नेचुरल फोर्स? वही पेड़ है, वही शाखा है, वही खड़ा है, और एक तो जोर का तूफान आता है और तूफान से वो डाली कट के नीचे गिर जाती है। तो ये नेचुरल फोर्स है, ये प्राकृतिक बल है। तो आप समझेंगे प्राकृतिक बल और क्या क्या हो सकते हैं? सोचिए, आंधी, तूफान, बाढ़, सूर्य का तेज प्रकाश, तेज हवाएं, चक्रवाती तूफान, भूस्खलन, बाढ़, ये सब जो है ये प्राकृतिक बल है जो मानवीय बलों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, तो जो मृदा का भी निर्माण कर सकते हैं। तो ये था जोफे और मरबेट का व्याख्या इसके बारे में। उसके बाद बकमैन और ब्रैडी, इन्होंने मृदा के बारे में क्या कहा? इन्होंने मृदा के बारे में बताया कि मृदा विच्छेदित और अपक्षयित खनिज पदार्थ, क्या चीज है? एक तो खनिज पदार्थ जो कि विच्छेदित है और अपक्षयित है। विच्छेदित माने टूटे हुए, अपक्षयित माने भी वही होता है, टूट फूट होकर के वो जब छोटे में आ जाते हैं। और प्लस इसके अंदर कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से जो मिला हुआ पदार्थ होता है, इनका मिश्रण और फिर उनकी परिच्छेदिका। दोबारा ध्यान से सुने, खनिज पदार्थों के विच्छेदन और अपक्षय से प्राप्त प्लस कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से प्राप्त पदार्थों का मिश्रण और उसकी परिच्छेदिका। परिच्छेदिका के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे कि परिच्छेदिका क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम चलते हैं। लेकिन इन्होंने भी इसको प्राकृतिक पिंड ही कहा है। प्राकृतिक पिंड तो सभी ने अपनी व्याख्या में कहा है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मृदा की विशेषताओं पर। तो नंबर 1 तो ये है ही कि ये प्राकृतिक पिंड है। दूसरी बात ये है कि इसको हम कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते। अब आप कहेंगे कि प्राकृतिक कह ही दिया तो फिर कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते, ये कैसे हो सकता है? स्टूडेंट्स, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्राकृतिक भी होती हैं और उनको कल कारखानों में या फैक्ट्रीज में या प्राकृतिक के अलावा कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मृदा को हम कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते, इसलिए ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है कि इसके विभिन्न संस्तर होते हैं। अब संस्तर क्या होते हैं? जब हम गहराई के अंदर यदि जाएंगे तो भिन्न भिन्न लेयर्स में इसकी भिन्न भिन्न संरचना होती है, उनको संस्तर बोलते हैं। और अगला इसका गुण जो है वो है कि इसमें आकारिकी में, रासायनिक संगठन में, भौतिक गुणों आदि में परिवर्तन होता है और भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त मृदा के अंदर इनका रासायनिक संगठन, वो कैसी चट्टानों से बनी है, किन प्रक्रमों से बनी है, किन
भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से गुजरी है, तो उस पर निर्भर करता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा का रासायनिक संगठन क्या होगा, उसके गुण क्या होंगे, उसका रंग क्या होगा, इस पर उसका वर्गीकरण निर्भर करता है। और उनके अंदर इनके साथ साथ रासायनिक भौतिक के साथ साथ जैविक अंतर भी होते हैं कि उनके अंदर भिन्न भिन्न में कार्बन की मात्रा भी भिन्न भिन्न हो सकती है, विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग हो सकती है। इसके बाद बच्चों आते हैं मृदा के कार्य। पहला कार्य है मृदा का कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे ऊर्जा, जल, गैस, पोषक तत्व, इन सब का पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइक्लिंग। बच्चे छोटी क्लास में आप नाइट्रोजन चक्र पढ़ते हैं, जल चक्र पढ़ते हैं, अलग अलग गैसेस का चक्र पढ़ते हैं, पोषक तत्व वापस पौधे प्राप्त करते हैं और वापस भूमि में मिल जाते हैं। वो सब जो रिसाइक्लिंग है वो मृदा द्वारा होती है। दूसरा है पौधों की वृद्धि के लिए तो मृदा सभी कुछ प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? पहला तो प्रदान करती है यांत्रिक आधार। एक बहुत बड़ा पेड़ भी कितने झंझावात, कितने तूफान सहन करता है, लेकिन भूमि के अंदर, भूमि ने उसको अपने अंदर स्थान दिया हुआ, उसकी जड़ों को मैकेनिकली वो बहुत मजबूत होता है, तो ये यांत्रिक आधार प्रदान करती है। दूसरा, कभी भी हम जड़ों में पानी ना दे, मृदा ना हो, तो क्या ये संभव है कि वो पेड़ उग जाएगा केवल पत्तियों पर पानी देने से? कोई अपवाद हो सकता है, वो अलग बात है। तो जल प्रदान करती है, फिर पोषक तत्व प्रदान करती है, फिर जड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति मृदा के द्वारा होती है। फिर अगला है कि जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है, उसको मृदा स्टोर करके फिर उसको पादप को प्रदान करती है। तो पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल, पोषक तत्व, उनकी जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करना और उनको सूर्य का प्रकाश प्रदान करना तक के कार्य मृदा द्वारा होते हैं। अगला स्टूडेंट्स का कार्य है फसलों का उत्पादन। जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं वो मृदा की ऊपरी सतह पर सारी फसलें होती हैं, तो कृषि की फसलों में भी इसका प्रयोग है। सभी नेक्स्ट नंबर 4, जीवों को, विभिन्न प्रकार के जीवों को ये प्राकृतिक निवास या आवास प्रदान करती है। हम सभी भूमि पर रहते हैं और बहुत से स्थलीय प्राणी हैं, उसके अलावा बहुत से सूक्ष्म जीव, एल्गी, फंजाई और बहुत से कीटाणु, जीवाणु इस मृदा के अंदर अपना निवास करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि भवनों के, सड़कों के, इमारतों के निर्माण में आप जो बजरी, ग्रिट, रेता, कंक्रीट देखते हैं, ये सब क्या चीज है? मृदा के ही रूप है। चट्टानों से ही वो टूट टूट कर अपक्षयित होकर प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं, तो वो इनके निर्माण में काम आती हैं। और अगला इसका है कि निरर्थक जो पदार्थ होते हैं उनको भी हम मृदा में ही मिलाते हैं। तो इतने सारे कार्य जो देखने में तो ये 5-6 की लिस्ट बनी है, लेकिन बहुत कुछ समाया हुआ है इसके अंदर। तो ये सब कार्य मृदा के काम है। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि मृदा को एक जैविक पिंड कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये पूछ लेते हैं कि मृदा को जैविक पिंड क्यों कहा जाता है। तो जैविक पिंड अर्थात जीवन से संबंधित।
तो आप कहेंगे कि मृदा तो निर्जीव है, तो फिर इसको जैविक पिंड और वो भी गतिक जैविक पिंड कहा गया है। तो जैसे इसको प्राकृतिक पिंड होने की शर्तें मैंने बताई हैं कि प्राकृतिक क्यों कहते हैं, वैसे ही हम ये सोचेंगे कि इसको जैविक पिंड क्यों कहा गया है। पहली बात तो ये है कि सजीव, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो जंतु हो, है ना, तो वो जन्म लेते हैं अपनी पैतृक संतति से। तो इसी प्रकार से मृदा का भी चट्टानों से जन्म होता है, पहली बात। इसलिए इसकी जीवों से तुलना की गई है, इसको जैविक पिंड कहा गया है। ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक जिन्होंने अध्ययन किया है कि मृदा का चट्टानों से जन्म हुआ है, ये इसके पैतृक पदार्थ हैं चट्टाने, इसलिए इसको जैविक कहा गया। दूसरी बात कि जिस प्रकार से एक जीव, एक बीज होता है, छोटा सा अंकुर निकलता है और फिर वो विकसित होकर के बड़ा पौधा परिपक्व हो जाता है, उसी प्रकार से इसका नंबर 1 तो जन्म माना गया है, नंबर 2 इसका विकास माना गया है। फ्रेंड्स, कोई भी चीज है तो उसकी आयु कितनी होती है ना। हमारा तो जैसे हम पर जन्म लेते हैं उसके बाद 10, 15, 20 साल में परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन मृदा के विकास के अंदर इतने प्रक्रमों से गुजरती है कि कम से कम 200 साल लग जाते हैं। और कई जगह तो अलग अलग भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों पर, जलवायु पर, वहां की चट्टानों की प्रकृति पर, उसके रासायनिक संगठनों पर बहुत से कारक हैं जिन पर यह निर्भर करता है कि उन चट्टानों से मृदा बनने में सालों लगेंगे या हजारों साल लगेंगे या लाखों वर्ष भी लग सकते हैं। ये है। उसके बाद आता है मृदा का अध्ययन। ये इन दो बातों से इसको जैविक पिंड कहा गया है। तो जितनी भी व्याख्याएं विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने दी हैं, दो बातें तो सबने कही है कि मृदा चट्टानों से बनती है, प्राकृतिक पिंड है, जैविक पिंड है। तो ये प्राकृतिक पिंड क्यों है, ये जैविक पिंड क्यों है, ये अब आपके सामने क्लियर है। उसके बाद है मृदा का अध्ययन। मृदा के अध्ययन की दो शाखाएं हैं। एक तो है पैडोलॉजी, और दूसरी है एडाफोलॉजी। पैडोलॉजी का मतलब है कि हमने सिर्फ और सिर्फ मृदा का ही अध्ययन करना है, उसकी संरचना क्या है, उसके कितने संस्तर हैं, उसके कितने प्रकार हैं, वो किस प्रकार की चट्टानों से बनी है, उसमें कितने पोषक तत्व हैं, उसमें कितने प्रतिशत कौन सा पदार्थ है, केवल एंड केवल सॉइल। लेकिन यहाँ पर ये जो एडाफोलॉजी है, उच्च पादप समुदाय के संदर्भ में हमने मृदा का अध्ययन करना है कि मृदा जीवितों के ऊपर क्या प्रभाव डालती है और कैसे हम इसको अन्य जीवों के साथ संबंधित करके पढ़ते हैं या क्या प्रभाव होता है उसके बारे में। तो इसके बारे में आगे परिच्छेदिका के बारे में और इसके बारे में हम नेक्स्ट में करेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आपको समझ आ रहा होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ।